हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है और स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस टाइप से होगा। अभी तक जो है अपन ने पढ़ा था प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे प्लेन मिरर के बारे में आपस से बताता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। प्लेन मिरर कैसे बनाया था अपन ने, एक प्लेन ग्लास शीट लिया था और प्लेन ग्लास शीट को क्या किया मैंने, नीचे से यहाँ से पॉलिश कर दिया था क्या, इस टाइप से। और ये जो मिरर बन गया था इस टाइप से, अपन ने इसको बना दिया था क्या, प्लेन मिरर। इसको अपन ने क्या नाम दिया था, प्लेन मिरर। ठीक है, तो इस टाइप से अब यहाँ पे क्या करना होगा, अपने को एक स्फीयर ग्लास लेना है। ये ग्लास है, ये ग्लास आ गया मान लो, ये उस ग्लास का स्फेरिकल शीट आ गया। ठीक है, अब इस ग्लास को मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ग्लास का मटेरियल आ गया, कुछ थिकनेस है, उसकी थिकनेस होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मान लो मैंने इसका ये वाली सरफेस को मैंने पेंट कर दिया, ये वाली सरफेस को मैंने पेंट कर दिया, तो यहां से एक मिरर बन के निकलेगा। इस मिरर को मैं बोल सकता हूं, ये जो मिरर है ये वाला मिरर आ गया, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में कौन सी सरफेस, जो स्फीयर की बाहर वाली सरफेस होगी उस पे पॉलिश की गई होगी। ठीक है, और इनर वाली सरफेस जो होगी वहां रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये तो आउटर सरफेस के लिए हो गया। और अगर मैं मान लो यहां से इनर सरफेस पे मैं पॉलिश करके यहां से इस मिरर को कट कर देता हूं, जैसे यहां से इस मिरर को कट किया, तो ये वाला जो मिरर बनेगा यहाँ पे, ये मिरर बन के आएगा, जो इस मिरर को बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर में होगा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर बना है, इस कॉन्वेक्स मिरर का जो आउटर पार्ट पे तो रिफ्लेक्शन होगा और इनर पार्ट जो है इसकी पॉलिश वाली सरफेस है, इसको बोला जाता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। और ये दोनों मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है क्या, स्फेरिकल मिरर। मींस स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, सिंपली एक स्फेरिकल ग्लास है, उस ग्लास का इनर सरफेस या आउटर सरफेस, एक सरफेस पे आप पॉलिश कर दोगे ब्लैक पॉलिश, तो दूसरी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा और वहां पे उस ये जो अरेंजमेंट बनेगा पॉलिश करने के बाद, यहाँ से कट करने के बाद, इसको बोला जाता है क्या, एक को बोलेंगे कॉनकेव मिरर और एक को कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे, जब मैं आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दूं तो इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ही कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे, जब इनर पे आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो आउटर पे रिफ्लेक्शन होगा, तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब इस मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये समझते हैं। अब रिफ्लेक्शन समझने से पहले, ये इन स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन समझने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो समझते हैं। जैसे एक टर्म बार बार यूज होती है इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। एक टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको मैं सी से डिनोट करूंगा, जो सी पॉइंट है। अब आगे अगर मैं कहीं पे सी लिखूंगा ना, सी का मतलब आपको क्या समझ जाना है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट जो सी है वो क्या है, देखो ये जो है ना, ये आपने ये जिस स्फीयर से मिरर बनाया है, मान लो कोई भी ये स्फीयर रहा होगा, जैसे ये मिरर है, ये मिरर मैंने बना दिया, मान लो ये इस टाइप का मिरर आ गया, तो ये मिरर कौन सा हो गया, बोलो, कॉनकेव मिरर हो गया ये। अब इस कॉनकेव मिरर को बनाया होगा कैसे, यहां से ये एक स्फीयर हो गए, इस स्फीयर को कंप्लीट, ये इस मिरर को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ऐसा स्फीयर बनेगा, और इस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मिरर के लिए है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, जिस स्फीयर से उस मिरर को बनाया गया है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसको लिख दूं, सेंटर ऑफ द स्फीयर from which a spherical mirror form is called center of curvature। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन याद रख लेना आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सिंपली क्या, वो स्फीयर का, उस स्फीयर का सेंटर, ठीक है, जिससे आपने मिरर बनाया है। एक टर्म आएगी इसमें पोल, और मैं पोल को डिनोट करूंगा पी से, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिख दिया करूंगा, जैसे मैंने ये सी लिख दिया ना, ऐसे में पोल एक टर्म आएगी, तो पोल का मतलब क्या है, देखो
पोल का मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखता हूं मैं, ये जो मैंने मिरर बनाया है, इस मिरर को ऐसे कट किया गया है। इस मिरर का ये जो सिमेट्रिकल पॉइंट होगा P, इसको पोल बोलते हैं P, ठीक है, या सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे इस पूरे स्फीयर का सेंटर तो ये आ गया, अब इस मिरर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द spherical mirror is called पोल। और पोल को डिनोट कर दिया किससे, मैंने P से, ठीक है। तो पोल का मतलब समझ में आया आपको। पोल का मतलब क्या है, वो जो स्फीयर बना है ना, ये जो स्फीयर से मिरर जो बना है, उस मिरर का सेंटर या उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, इसको बोल दिया जाता है पोल। अब एक टर्म और आती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है देख लेते हैं, समझ लेते हैं जरा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आया है, और जो पोल आया है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन को बोल दिया जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी लिख लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। और वो टू पॉइंट कौन कौन से हो गए, जो 2 पॉइंट्स होगा, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पोल। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स C एंड P। शॉर्ट में लिख दिया, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, P का मतलब पोल, ठीक है। डायग्राम में भी बना देता हूं यहाँ पे, यहाँ पे जो है एक पॉइंट यहाँ नहीं होगा, कौन सा वाला, सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर, और यहाँ कहीं पोल आएगा P। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोल दिया जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, एक लाइन है सिंपली, वो लाइन क्या होगी, वो लाइन जो है सेंटर से पास कर रही होगी स्फीयर के, और साथ में पोल से भी जा रही होगी। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद एक टर्म आती है अपर्चर। तो अपर्चर क्या है, देखो अपर्चर भी समझ लेते हैं। अपर्चर किसको बोला जाता है, तो अपर्चर जो है एक ये वो एरिया है। अपर्चर 2 टर्म यूज कर सकता है, अपर्चर एरिया, अपर्चर डायमीटर। तो मैं अपर्चर लिख के समझाता हूं आपको। अपर्चर क्या है, देखो मान लो यहां से एक मैं स्फीयर ये मैंने मिरर बना लिया, ठीक है। अब इस मिरर में क्या है, ये पूरा ये यहाँ पे सेंटर रहा होगा, ठीक है। तो एक टर्म, ये जो मिरर बनाया होगा ना, ये मिरर यहाँ से इस टाइप से कट करके बनाया गया होगा। जो ये मिरर है, कौन सा मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर में एक टर्म तो होती है अपर्चर एरिया, और एक टर्म होती है अपर्चर डायमीटर। तो अपर्चर एरिया कौन सा वाला एरिया है, ये जो इनर सरफेस बनी जहां जहां रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसको बोला जाता है अपर्चर एरिया। तो अपर्चर एरिया क्या है, एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड अपर्चर एरिया। ये जो स्फीयर है, उस स्फीयर का स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल मिरर है, उसका जितना एरिया पे रिफ्लेक्शन हो सकता है ना, ये जो इनर वाला एरिया है, उसको बोला जाता है अपर्चर एरिया। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये यहां से लगा के यहां तक की लेंथ, इसको बोला जाता है अपर्चर डायमीटर, ठीक है। ये हो गया अपर्चर डायमीटर, इसको बोल दिया मैंने डी। डी को सिंपली लिख देता हूं मैं, ये क्या है, अपर्चर डायमीटर, ठीक है। ये अपर्चर डायमीटर आ गया। अब ये अपर्चर डायमीटर, अगर मान लो इस स्फीयर आर जो है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक टर्म और यूज होती है आर, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये समझ लेता हूँ। इस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया जाता है। अब ये जो डी है, जो अपर्चर डायमीटर है, वो डी जो है वो 2r के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो मिरर बना है ना, इस मिरर में यहाँ पे इस टाइप से सर्कल बनेगा, ये इस टाइप से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, वो डायमीटर को बोला जाता है अपर्चर डायमीटर, ठीक है। और रेडियस आर जो है रेडियस ऑफ उस स्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, उस रेडियस ऑफ स्फीयर जिससे आपने मिरर बनाया है ना, जिससे मिरर बनाया गया है, उस मिरर का जो रेडियस होता है उसको आर बोल दिया। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और d इज नॉट इक्वल टू 2r, ठीक है। ये d जो अपर्चर डायमीटर 2r नहीं होगा, 2r तब होगा जब यहाँ स्पेशल केस पूरा कंप्लीट ये इस स्फीयर का डायमीटर हो, ठीक है। तो अपर्चर डायमीटर हमेशा स्फीयर का डायमीटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशंस आ गई, 4 डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, तो चारों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है और चारों पॉइंट सी क्वेश्चंस में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्या एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या देखो, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे फॉर व्हिच इट पासेस थ्रू पोल। देखो डायग्राम में क्या दिया है, एक कॉन्केव मिरर दिया गया है, ठीक है। कॉन्केव मिरर आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मींस इस स्फीयर को जिससे काटा गया है उसका सेंटर P, ये पॉइंट P मैंने बताया था, इस स्फीयर का सेंटर जो होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो आ गया आपका P, मिरर का जो सेंटर है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे जो है, डायग्राम देखने से वैसे पता लग रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नहीं भी है तो मैंने बोल देता हूँ कि जो इंसिडेंट रे है यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा स्पेसिफाई, वैसे डायग्राम से आपको पता लग रहा है, अगर डायग्राम नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दे दिया, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आगे इंसिडेंट है, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ इस पॉइंट पे, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जो है पोल से पास कर रही है। अब पोल से पास कर रही है तो आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में तो 10th वाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि सर हमारे सर ने तो ऐसा बताया था 10th में कि कोई भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास हो जाती है। ठीक था वो कॉन्सेप्ट भी, और उसमें कुछ कंडीशन है, हमेशा नहीं होती वो, ठीक है ना। अभी जो है मैंने अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और पोल से जा रही है, मतलब रे तो जा रही होगी, तभी तो क्वेश्चन दिया है, वरना क्वेश्चन ही नहीं देता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। मतलब ये तो मान लो भी कि ऐसा हो सकता है, जब भी तो क्वेश्चन बनाया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और पोल से चली गई, ठीक है। फोकस से कब जाती है वो, उसके लिए एक कंडीशन है जो आप लोगों को नहीं पता है, वो कंडीशन अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो 2 मिनट में, ठीक है। मैं कंटिन्यू सोल्व करता हूँ, देखो क्या है। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो सोल्व करते हैं। देखो ये तो इंसिडेंट रे आ गई, अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहां से अगर मेरे को रिफ्लेक्शन समझना है तो रिफ्लेक्शन समझने के लिए नॉर्मल आना चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। तो नॉर्मल क्या होता है, देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लिया मैंने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है मतलब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूं इस लाइन को ऐसे, ये नॉर्मल आ गई है। स्फेरिकल मिरर में एक चीज ध्यान रखना, अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट को आप क्या करो, सेंटर से मिला दो, तो वही लाइन उसका नॉर्मल हो जाती है। अब अगर ये नॉर्मल हो गया तो ये वाला ये एंगल अगर मान लो आई है एंगल ऑफ, तो ये वाला एंगल जो आर होगा वो आर का वैल्यू भी आई के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बोल सकता हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैं अगर ये पैरेलल नॉर्मल कट कर रहा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, आई होगा। ये वाला एंगल यहां से यहां तक जो एंगल है वो क्या हो गया, आई, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल अगर देखा जाए, इस वाले ट्राइंगल में अगर देखूं मैं, तो ये जो इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूं एम, तो मैं क्या देख रहा हूं, देखो अगर C, ये स्फीयर का सेंटर CM इक्वल टू CP इक्वल टू रेडियस है क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर है,
इसका मतलब जो सीपी ये जो सीपी के जो सामने वाला एंगल आई है, सीपी के फ्रंट में एंगल को, सीपी के जो फ्रंट साइड वाला एंगल क्या है, ये सीपी, इसके फ्रंट साइड का एंगल आई है, तो सी एम के फ्रंट साइड वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, आई। मतलब ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, आई। क्यों, देखो ये दोनों कोई भी अगर कभी भी कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल रहती है, उनके जस्ट अपोजिट साइड वाला एंगल बराबर बराबर होता है कि जैसे ये वाली साइड आपको जो है इस साइड के बराबर दिख रही है, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा। ऐसे यहाँ पे देखूं मैं तो ये सी एम, सी टू एम, सी से लगा के एम तक और सी से लगा के पी तक, सी से एम और सी से पी, ये दोनों क्या है, रेडियस है। इसका मतलब दोनों के जो सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, तो मैंने इस वाले एंगल को भी क्या नाम दे दिया, आई। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ये जो ट्राइंगल वाले तीनों, ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में देखूं तो आई प्लस आई प्लस आई कितना होगा, आई आई आई, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो 3i कितना हो गया 180 डिग्री, तो आई कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा 60 डिग्री आंसर होगा इस क्वेश्चन का अपना। ठीक है, तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, हो गया इस क्वेश्चन का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो इंसिडेंट रे पैरेलल आती हुई फोकस से जानी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा कब होता है ये भी समझ लेते हैं। ऐसा तब होता है जब इंसिडेंट रे पैरेक्सियल रेज हो, इंसिडेंट रे क्या हो, पैरेक्सियल रेज हो। अब ये पैरेक्सियल रेज क्या मुसीबत है ये भी समझ लेते हैं। तो दो टाइप की रेज होती है, एक होती है पैरेक्सियल रेज, एक रे कौन सी होती है, पैरेक्सियल रेज, और एक रे होती है मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज क्या होती है, ऐसी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है, लेस देन 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से कम या उसके आसपास, मतलब ऐसी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है उनको पैरेक्सियल रेज बोला जाता है, और जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कंपैरेटिवली लार्ज होता है उनको मार्जिनल रेज बोला जाता है। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज के बारे में। और जो फॉर्मूला होता है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी वो फोकस से पास होगी, वो तभी होती है जब रे पैरेक्सियल हो, और ये वाली रे तो पैरेक्सियल नहीं है क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। पैरेक्सियल रे के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए 5 डिग्री से कम, तो ये 60 डिग्री है, तो इसके केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रेज के बारे में लिख देता हूँ। पहले लिख रहा हूँ मार्जिनल रेज या पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या है, देखो पैरेक्सियल रेज, ठीक है, इंसिडेंट रे कौन सी इंसिडेंट रे, जिनके लिए इंसिडेंस एंगल क्या हो, आई जो हो वेरी स्मॉल और कितना हो अप्रोक्स, आई जो है लेस देन 5 डिग्री, 5 डिग्री के कम तक हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे पैरेक्सियल रेज। और एक और नाम क्या बोला मैंने, अच्छा पैरेक्सियल रेज क्या होगी, देखो यहीं से पैरेक्सियल रेज समझाता हूँ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो ये आई जो है अपना 60 डिग्री आ गया, मतलब ये रे तो पैरेक्सियल रे नहीं है। ठीक है, अपन जितने भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं ना आगे धीरे धीरे, हर फॉर्मूले में अपन कहीं ना कहीं पैरेक्सियल रे की कंडीशन लगा देंगे। मींस जितने भी फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे, ज्यादातर फॉर्मूले में अपन जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां बीच में पैरेक्सियल रे का कंसिडरेशन कर लेंगे। ठीक है, पैरेक्सियल रे कंसिडर कर लेंगे। तो जो आपने फॉर्मूला रटा हुआ है वो, या फिर जो आपको याद है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आई और फोकस से चली गई, वो कब होगा पैरेक्सियल रे के केस में, और ये रे तो पैरेक्सियल नहीं है। ठीक है, तो पैरेक्सियल रे देखो यहां से अगर मैं इस रे को पैरेक्सियल रे बनाऊं तो पैरेक्सियल रे को क्या है, एक और वर्ड यूज किया जा सकता है पैरेक्सियल रे के लिए, ये जो पैरेक्सियल रे, ये वाली इंसिडेंट रे पैरेक्सियल रे कब बन जाएगी, जब ये नीचे आती जाए ये बहुत पास हो, मींस इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास में होगी, तो उसको बोला जाता है उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। मतलब पैरेक्सियल रे के लिए इनडायरेक्टली एक वर्ड लिखा जाता है नियर इंसिडेंट रे, एक वर्ड इस टाइप से यूज करते हैं इंसिडेंट रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास में है। या फिर एक टर्म और यूज करता है नियर नॉर्मल इंसिडेंस, एक टर्म और होती है क्या, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब भी ये हो गया कि नॉर्मल के जस्ट पास रे आ रही हो,
ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पास होगी रे तो कैसे वो पेरिक्सल हो जाएगी। देखो मान लो ये मिरर मैंने बनाया यहाँ पे, ये मिरर मैंने बना लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ये यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे पी आ गया, ठीक है। अब अगर इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे ऐसे यहाँ से आके इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो यहाँ पे जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ये इस टाइप का नॉर्मल आएगा क्या। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये जो रे इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही है ना तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कम आ रहा है, और जितनी ज्यादा पास आएगी उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। और ये रे आपको देखने से लग भी रही है कि ये नॉर्मली ऑलमोस्ट नॉर्मल के पास में आ रही है क्या, नॉर्मल के पास आ रही है, तो इसको एक नाम और देते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस। अब ऐसी सिचुएशन में जो है ये लाइन जो है यहाँ से इस पॉइंट से पास करेगी, जिस पॉइंट को अपन फोकस नाम देंगे, ठीक है। अभी फोकस को डिफाइन करते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये पेरिक्सल रेज होगी। इसके बाद एक टर्म और पढ़ लेता हूँ, मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज का मतलब क्या, ऐसी रेज जो पेरिक्सल ना हो, ठीक है। पेरिक्सल ना हो इसका मतलब इनके लिए इंसिडेंट रे, इनके लिए एंगल आई क्या हो जाएगा, आई जो है लार्ज हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं रिलेटिवली ऐसा बोल दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिनके लिए 5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये मैं लिख देता हूं लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं अपन पहले मार्जिनल रेस में। मतलब ये 5 डिग्री ऐसा कोई मतलब डेरिवेशन नहीं कि 5 डिग्री क्यों है। अगर 5.2 डिग्री है ना तो उसको भी मैं पेरिक्सल मान सकता हूँ, ठीक है। वो भी छोटा ही एंगल होगा, तो छोटे एंगल के लिए अपन पेरिक्सल बोल देंगे और बड़े एंगल के लिए अपन मार्जिनल बोल देंगे। और जितने ज्यादातर फॉर्मूले डिराइव करेंगे वो सब के सब फॉर्मूले किसके लिए होंगे, पेरिक्सल रेस के लिए। तो अब अपन एक टर्म पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो ये समझ लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अगर कोई रे मान लो कोई रे जो है पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस, तो देखो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या है, देखो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन, व्हेन इंसिडेंट रे इज पेरिक्सल, पेरिक्सल रे होनी चाहिए। पेरिक्सल रे क्या होती है मैंने समझा दिया, जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है, ठीक है। पेरिक्सल एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही होती है। तो देखो मैं एक डायग्राम बना के देखता हूँ जरा क्या है। मान लो ये एक मैं मिरर बना देता हूँ यहाँ पे। ये जो मिरर मैंने बनाया है कौन सा मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये मैंने यहाँ कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बना दिया, यहाँ पे उस मिरर का पोल आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो एक रे यहाँ से पैरेलल आ रही है इससे, अब ये जो रे पैरेलल रे आ रही होगी, ये रे टकराने के बाद कहां से जाएगी, देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल के बाद ये वाला जो एंगल है, वैसे मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें ये एंगल थोड़ा बड़ा रहा है, ठीक है, और ये रे पेरिक्सल नहीं होगी, पर मैं मान लेता हूँ ये क्या है, पेरिक्सल। वैसे पेरिक्सल कब होती है, जब ये रे बहुत क्लोज हो जाती है किसके, कॉनकेव मिरर के। पर मैं ज्यादा क्लोज बनाऊंगा तो फिर ये जो है डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये वाली रे जो है ये पेरिक्सल रे है, मतलब ये एंगल आई जो है ना ये कम होगा 5 डिग्री से भी। तो यहां से रे कहां जाएगी, टकराने के बाद यहां चली जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, ठीक है। एफ से डिनोट करते हैं उसको। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक आर। और आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है आई इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, आई और आर बराबर बराबर होने चाहिए रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने कॉनकेव मिरर के केस में ये आपको फोकस के बारे में बता दिया। इस फोकस को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पेरिक्सल होनी चाहिए। मतलब ये जो आई एंगल है, ये आई एंगल क्या होना चाहिए, ये जो आई एंगल है लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए अप्रोक्सीमेट पेरिक्सल के लिए। फिर ये यहाँ से जो टकराने का जो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी उस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, फोकस। ये तो कौन सा मिरर के केस में आ गया, ये मिरर कौन सा था मेरे पास, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में भी बना लेता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने मिरर बना दिया, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया क्या। अब मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही, तो ये रे आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ इसका, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, अगर मान लो यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, डैश डैश वाली जो लाइन है ये नॉर्मल आ गई।
अब यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये रहे, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी, क्या है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई, रिफ्लेक्शन के बाद जो है रे इस टाइप से चली जाएगी, यहां से इस टाइप से। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल तो हो गया आई, और ये वाला एंगल हो गया यहां से यहाँ आर, ठीक है। और ये वाली जो रिफ्लेक्शन के बाद रे है, अब ये वाली रे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, अब ये रे इधर चली गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस को तो नहीं कट करने वाली, तो मैं क्या करूं, इसका एक्सटेंशन जो है, इस रे का एक्सटेंशन यहां से किसको कट करेगा, यहाँ पे जिस पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट को एफ बोल दिया जाता है। क्लियर है? तो ये एफ क्या है, एफ को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने देखो यहाँ क्या लिखा था, 2 वर्ड समझाता हूँ ध्यान से। व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेक्शियल, पैरेक्शियल रे होगी 5 डिग्री से कम इंसिडेंस एंगल, पैरेलल दिख रही है क्या, दोनों रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई है। रिफ्लेक्टेड रेज अब एक्चुअली इंटरसेक्ट, एक्चुअली इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, देखो इसमें तो ये रे क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कर रही है एक्चुअल में, बट दूसरे वाले केस में एपियर टू इंटरसेक्ट। एपियर टू इंटरसेक्ट का मतलब आपको जो ऐसे लगेगा यहां से रे टकरा के इधर चली गई है, तो ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, अब ये इधर तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर सकती, पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कट किया होगा एपियर टू इंटरसेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में जो है फोकस ये आ गया, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे कट करती है उसी को क्या बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब एक टर्म और आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, देखो फोकल लेंथ भी समझ लेते हैं। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, ये जो फोकस आया है इसका पोल से कितना डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से पोल से फोकस का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, फिर बोल रहा हूं डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। तो यहां पे पोल कहां है, ये वाला पॉइंट पी हो गया क्या, पी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ समझ में आ गया। इसके बाद एक टर्म और आएगी फोकल प्लेन। फोकल प्लेन कौन सा प्लेन होता है, देखो फोकल प्लेन के बारे में बता देता हूं, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो, अब फोकस से तो इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं, ऐसा प्लेन ध्यान से सुनना, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इस टाइप के प्लेन को क्या बोल देते हैं, फोकल प्लेन। मतलब इसका जो फोकल प्लेन होगा वो ऐसा होगा। फोकल प्लेन क्या होता है, एक तो फोकस से पास होगा, फोकस से पास होगा, साथ में जैसे ये वाला प्लेन, ये इस टाइप का प्लेन होगा, फोकस से भी पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस प्लेन को बोलते हैं क्या, फोकल प्लेन। ऐसे यहाँ पे भी ये फोकस से पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये ऐसा प्लेन होगा, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। पहला डेफिनेशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। छोटा सा एक डायग्राम भी बना देता हूं। जैसे मान लो ये मिरर बना दिया मैंने, ये कॉनकेव मिरर है, यहां पे तो आ गया पोल, यहां पे अगर मान लेता हूं फोकस है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। ऐसे ये तो कॉनकेव मिरर के लिए बनाया मैंने, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, यहाँ होगा फोकस एफ, ये पोल, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलते हैं मैंने, फोकस। तो फोकस का मतलब क्या है, पोल का फोकल लेंथ का मतलब क्या है, पोल का फोकस से मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब एक टर्म लिखे मैंने फोकल प्लेन, इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकल प्लेन का मतलब क्या है, देखो ये मैंने बनाया क्या, यहां पे अगर मान लो फोकस एफ है, तो एक प्लेन होगा जो इस टाइप से यहाँ परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर प्लेन को मैं अगर यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ तो एक लाइन ड्रॉ होगी बोर्ड पे तो एक लाइन ही ड्रॉ होगी, साइड भी दिखेगा, तो मैं उसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, एक तो फोकस से पास हो रहा है, ये फोकस पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया, फोकस से पास हो रहा है और साथ में परपेंडिकुलर भी है। ऐसे अगर यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो फोकस है, एक प्लेन एफ, और एक प्लेन ऐसा होगा जो फोकस से पास हो साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, ठीक है। तो ये फोकल प्लेन आ गया। अब देखो एक लाइन और लिखे मैंने, एनी पैरेलल लाइट बीम, कोई ऐसी लाइट बीम है जो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, खुद के पैरेलल है। मतलब बीम लिखा है ना, बीम का मतलब 4-5 रे होगी। देखो अभी तक के हर डायग्राम में एक रे बना रहा था। बीम का मतलब कभी भी अगर बीम लिखा है, बीम का मतलब
बहुत सारी रेज हो सकती है, 3 4 5 6 कितनी भी मान सकते हो, ठीक है। तो एनी पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम का मतलब है वो सारी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना वो सब एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं बोल रहा हूं मैं। विच इज पेरेक्शियल, पेरेक्शियल का मतलब सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या कंसीडर कर लेना आपको 5 डिग्री से कम पेरेक्शियल है। इज गोइंग टू कन्वर्ट इन फोकल प्लेन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल मिरर में लिख देता हूं, थ्रो स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तो उस रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो सारी लाइट बीम थी ये कहां जाके मिलेगी, एक पॉइंट पे मिलेगी। और वो पॉइंट पे कहां होगा, वो पॉइंट जो होगा एक फोकल प्लेन में होगा। तो देखो किस टाइप से होता है ये, मान लो ये बना दिया मैंने, क्या कॉनकेव मिरर बना दिया। अब अगर मान लो यहां से पैरेलल रेज आ रही है, इस टाइप से पैरेलल रेज आ रही है, ये जो पैरेलल रेज है सारी की सारी पैरेलल रेज, एक पैरेलल रे आ गई। अब आपको ये मान लेना है इन सभी पैरेलल रेज में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। अब मान लेता हूं यहाँ पे एफ है, ये फोकल प्लेन है, तो फोकल प्लेन में मिलेगी सारी की सारी रेज, ठीक है। ये वाली रे तो टकरा के मैंने ऐसे भगा दिया यहाँ से, ये वाली रे टकरा के यहाँ जाके मिलेगी, ये वाली रे टकरा के यहाँ जाके मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना है तो आपको सारी जो रेज है कौन सी, पैरेलल रेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब ये सारी पैरेलल रेज कहाँ जाके मिलने वाली है, फोकल प्लेन में, एक पॉइंट पे मिलती है ये फोकल प्लेन में, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है अपने पास एक क्वेश्चन आते हैं डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन इन कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है, ये तो कॉनकेव मिरर में बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। तो वो जो है क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन ये होता है आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में सन के बारे में बता दिया जाएगा, सन का जो है आपको डायमीटर दे दिया जाएगा, या फिर सन मून या कोई भी स्टार हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डायमीटर दिया होगा एक तो उसका, ठीक है, सन का डायमीटर दिया होगा, दूसरा फोकल लेंथ दिया होगा आपको कि फोकल लेंथ कितना है, किसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया होगा, एक मिरर का फोकल लेंथ दिया होगा, ठीक है। और देखता हूं देखो क्वेश्चन किस टाइप से होता है उस टाइप का। तो मैं यहां लिख रहा हूं इमेज ऑफ सन या फिर मून या फिर कोई भी स्टार हो सकता है, तो उनका इमेज किस टाइप से बनाना है। देखो ये मैंने बना दिया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर बना दिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब मान लेता हूं मैं यहाँ बहुत दूरी पे कोई जो है सन है, सन अगर होगा, ठीक है, तो सन होगा तो सन के कंपैरिजन में इसको मिरर को छोटा बना देता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ बना दिया सन, अब इतना ही बड़ा बना पाऊंगा, बोर्ड अपने पास इतना ही है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ से जो रेज आ रही होगी मैं क्या मान लूंगा, सन से जो रेज आ रही होगी वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होगी सारी की सारी रेज। सन से जो भी रेज आ रही है अपन ने क्या मान ली, सबकी सब एक दूसरे के पैरेलल होगी। और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये क्या होगा, ये मिरर तो सन के कंपेरिजन में मिरर बहुत छोटा होगा, पर यहाँ मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ताकि कुछ तो विजुअलाइजेशन हो, वरना अगर मैं मिरर को छोटा से इतना सा मिरर बना दूंगा तो कहाँ से विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करें, ये तो इंसिडेंट रे आ गई, अब इमेज बना के देखते हैं जरा इमेज कैसी बन रही है। यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी जाएगी, यहाँ ऐसी चली गई, और यहाँ अगर फोकस है कोई भी पॉइंट पे, यहाँ अगर फोकस है तो आपको पता है ये फोकल प्लेन में मिलती है क्या जाके, तो यहाँ पे फोकल प्लेन पे इस पॉइंट की इमेज जो है यहाँ बनेगी। देखो कैसे बन रही है इमेज, बना के बताता हूँ। ये यहाँ से टकरा के इस पॉइंट से टकरा के इस पॉइंट से इस टाइप से चले जाए, तो यहाँ पे जो है सन का वो जो टॉप पॉइंट है ना सन का, उस टॉप पॉइंट की इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ सन की इमेज बन गई, ये तो टॉप वाले पॉइंट की बॉटम पे बनी, बॉटम वाले पॉइंट की टॉप पे बनेगी, फ्रंट वाले की बैक पे और बैक वाले की फ्रंट पे। मतलब ये सन का शेप में अगर यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर मान लूं तो उसकी इमेज में कैसी बनेगी, सर्कुलर। तो उसका रेडियस या डायमीटर कितना होगा देखो, वो भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है डायमीटर। ये यहाँ से जो रेज आ रही है, ठीक है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये इमेज बना ली मैंने, इमेज के बाद आपको क्या दिया होता है, देखो आपको कुछ कुछ डिस्टेंस दी हुई होती है इसमें, यहां से लगा के
यहां तक, इसको मान लिया मैंने स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी। यहां से ला के, ये तो अपन ने फोकल लेंथ देखा ही है, ठीक है। अब एक टर्म और देखता हूं, एक टर्म और क्या लिखना चाह रहा हूं, देखो मैं, एक तो है डी, डी एस, कैपिटल डी एस, यह है डायमीटर ऑफ सन, ठीक है। एक है डी आई, यह है डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन इन मिरर, जो मिरर में इमेज बनी है ना उसका डायमीटर है। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ देखूं, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, या फिर ऊपर वाली देख लेता हूं, दोनों वैसे इक्वली होगी। यहां से लाके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डायमीटर ऑफ सन, कैपिटल डी लिखा है, डायमीटर ऑफ सन अपॉन 2, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन 2। अब जो है अगर मैं डायग्राम देखूं, सिमिलर ट्राइंगल मेथड से अगर मैं देख रहा हूं, सिमिलर ट्राइंगल मेथड से देखो क्या होगा, ये जो डायग्राम बना है इस टाइप का डायग्राम, ये एक रे को लेके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है ये एक रे जो पोल पे आ रही है, ये पोल पे आके गिरी, और ये गिरने के बाद पोल पे से जो है रिफ्लेक्ट, यहाँ से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम कर लेगा इस वाले रे के लिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फोकस होगा भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये रे आ गई। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे क्या, आई और आर बराबर बराबर हो गए, आई और आर तो बराबर बराबर हो गए, ठीक है। अब मैंने एक ट्राइंगल तो ये ले लिया, और एक यहाँ पे सन को मैंने डैश डैश लगा के बना देता हूँ, ये ट्राइंगल, ये हो गया डायमीटर ऑफ सन अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो क्या होगी, डायमीटर ऑफ इमेज, जो सन का इमेज बना है डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन 2। अब ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये आई आर का वैल्यू भी, आई आर का वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या लिखा जा सकता है, देखो मैं सिमिलर ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूँ मैं, डी डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन 2 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ सन अपॉन 2 अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी को यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्मॉल डी क्या है बोलो जल्दी, सेपरेशन बिटवीन, मिनिमम भी लिख सकते हो, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन सन एंड मिरर, ठीक है, मिरर और सन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ डी आ गया। अब ये 2 से 2 तो भाग जाएगा क्या, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो अब एक टर्म और लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसको देखो ऐसे लिखता हूँ, क्या क्या याद रख लेना आपको डायरेक्ट, देखो डायमीटर टेन आई क्या लिख दूंगा इस डायग्राम से, टेन आई को क्या लिखा जा सकता है, टेन आई, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में टेन आई क्या लिख दूं, डायमीटर ऑफ सन अपॉन 2 अपॉन डी, या फिर ये वाले डायग्राम से टेन आई क्या लिख दूंगा, डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन 2 अपॉन एफ। तो आई का ये आई, ये क्वेश्चन में आई को बोल दिया जाता है, आई जो इंसिडेंट एंगल है उसको ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में क्या, कि ये सन ने जो है मिरर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में जो है ना आई पेरिक्शियल एंगल है, पेरिक्शियल रे होगी तो आई एंगल छोटा होगा, तो टेन आई को क्या लिख दिया मैंने, अप्रोक्सीमेट आई, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, डायमीटर ऑफ सन अपॉन 2d इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन 2f, ठीक है। तो मैं यहां से 2i क्या लिख सकता हूँ, 2i इक्वल टू डायमीटर ऑफ सन अपॉन d डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन एफ। अब ये 2i को लिखा मैंने, उसका रीजन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन में कभी कभी 2i दे दिया जाएगा आपको डायरेक्ट, 2i को क्या बोला जाता है, देखो 2i जो है ना, ये 2i की है एंगल सबटेंडेड बाय सन, 2i एंगल सबटेंडेड बाय सन ऑन मिरर, ठीक है। जो सन ने है मिरर पे कितना एंगल बनाया वो 2i है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी, ये जो 2i एंगल है ना, ये 2i एंगल हमेशा रेडियन में लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना, ठीक है। तो i को क्या बोल सकता हूँ, इस i को बोला जा सकता है हाफ एंगल सबटेंडेड बाय सन ऑन
मिरर। तो जो सन ने मिरर पे एंगल बनाया है वो 2i है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है, इसको आप याद रख सकते हो एज ए फॉर्मूला, ठीक है। बाकी ज्योमेट्री लगाई थी अपन ने, डायमीटर ऑफ सन अपॉन कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन फोकस, 2i क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय सन ऑन मिरर, ठीक है। यहाँ से मैंने एक सिमिलर, यहाँ से tan i का वैल्यू लिख दिया दोनों ट्राइंगल से, और ये वाला वैल्यू तो आप सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, ठीक है। tan i को i क्यों लिख दिया, इसका रीजन मैंने आपको बता रखा है, i स्मॉल होता है, i स्मॉल क्यों है, पैरेलल रे है ना, i स्मॉल होता है तो sin i को क्या sin थीटा को थीटा लिखते हैं, cos थीटा को 1 लिखते हैं। मैंने वो पहले कहीं भी बताया होगा आपको, अगर नहीं पता है तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या नोट लगा के याद रखो आप। अगर थीटा वेरी स्मॉल है, ये छोटा एंगल है ना, तो साइन थीटा को लिख देना आपको क्या, अप्रोक्स थीटा, कोस थीटा को अप्रोक्स 1 और टेन थीटा को अप्रोक्स, इन दोनों का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा को कोस थीटा से थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा छोटा है तो मैंने टेन आई को क्या लिख लिया, आई वेरी स्मॉल है इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सन और मून या कोई भी स्टार है उसकी इमेज बना सकता हूँ। वापस से बोल रहा हूँ, 2i क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय सन ऑन मिरर। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पैटर्न और भी हो सकता है, ऐसे भी पूछा सकता है, कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, या फिर फॉर्मूला देके बोल दिया जा सकता है कि डेराइव फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, ठीक है, या फिर प्रूव दैट f इक्वल टू आर बाई टू, फॉर्मूला आएगा अभी f इक्वल टू आर बाई टू। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने 10th में पढ़ा भी हो f इक्वल टू आर बाई टू डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं सोल्व करके बताता हूँ देखो कैसे आता है, ये सोल्व कर लेते हैं जरा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर मान लिया, अब स्फेरिकल मिरर लिखा है ना यहाँ पे, तो आप जो मर्जी पढ़े वो वाला मिरर मान सकते हो। स्फेरिकल लिखा है यहाँ पे तो आप कॉन्वेक्स भी मान सकते हो, कॉनकेव भी मान सकते हो। मैंने कॉनकेव मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये जो लाइन है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लिया, यहाँ पे ये पोल आ गया। अब यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करता हूँ, ये इंसिडेंट रे आ गई, इंसिडेंट रे आ गई। अब इंसिडेंट रे आने के बाद क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लो। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला लिया, ठीक है। अब ये जिस भी पॉइंट से जाता है उसी को फोकस बोलते हैं। अच्छा, फोकस, फोकल लेंथ, फोकस कब डिफाइन है, पैरेक्सल रे के केस में। अब यहाँ फोकल लेंथ पूछा है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान लेना है कि पैरेक्सल रे तो है, ठीक है। तो यहाँ से रे ऐसे पास कर रही होगी, इसी पॉइंट को फोकस बोल दिया जाता है ये, ठीक है। इस पॉइंट को एफ बोल दिए फोकस। फिर वापस बोल रहा हूँ, ये रे पैरेक्सल होगी, ये रे पैरेक्सल क्यों है, क्योंकि आपको फोकल लेंथ पूछा है क्या, और आपको पता है जो फोकल लेंथ होगा, अगर फोकल लेंथ डिफाइन है तो फोकस भी होगा, और फोकस है तो इसका मतलब जो है पैरेक्सल रे होगी। यहां से चल के यार ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो अब एंगल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंसिडेंट है, ये डॉट डॉट वाला मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ब्लैक कलर वाले, ब्लैक कलर से। आई इक्वल टू आर होगा तो मैंने आर नहीं लिखा, डायरेक्ट आई लिख दिया। अब मैं अगर ये नॉर्मल लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल भी आई हो जाएगा क्या, ठीक है। और ये वाला एंगल देखा जाए, ये वाली लाइन जो है पैरेलल लाइन है, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल होगा कितना, 2i, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं जिस पॉइंट पे रे आके टकरा रही है, m, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल लिखूं, ट्राइंगल, अब आपको पता है ये जो m पॉइंट है ये p के बहुत ज्यादा क्लोज है क्या, p के बहुत ज्यादा क्लोज क्यों है, क्योंकि ये पैरेक्सल रेज है, ठीक है, पैरेक्सल रेज। अब मैं यहां से क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये p डैश आ गया, ठीक है। तो अब मैं 10, पहले तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल CMP डैश, CMP डैश में क्या होगा देखो, 10i को क्या लिख सकता हूं, 10i, ये राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, 10i को लिख दूंगा MP डैश अपॉन CP डैश, ठीक है, MP डैश अपॉन CP डैश आ गया, क्लियर है। अब ये P पॉइंट, P डैश पॉइंट जो है ना वो P के ऑलमोस्ट पास पास है, ठीक है। P डैश पॉइंट कहाँ है, ऑलमोस्ट P के पास है, क्यों है,
क्योंकि ये रे क्या होगी, देखो ये रे एक्चुअल में है क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये जो मिरर है, ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास होगी क्या, इस टाइप से। अगर पास में होगी तो ये जो पॉइंट है P और P डैश, यहाँ से जो परपेंडिकुलर P डैश और ये P आएगा, ये ऑलमोस्ट पास पास होंगे। तो मैं इस tan i को क्या लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट, एक तो यहाँ लिख देता हूँ i जो है, i वेरी स्मॉल है, पहले इसको यहीं से लिख देते हैं MP अपॉन CP, ठीक है। MP अपॉन CP क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये P यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो रे है ये पैरेक्सल कब होगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस की क्लोज हो, और क्लोज होगी तो ये P डैश और P एक ही पॉइंट होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो tan i को मैं क्या लिख सकता हूँ, i जो है स्मॉल एंगल है, i वेरी स्मॉल है, तो tan i को क्या लिख सकता हूँ, tan i अप्रोक्सीमेट i, तो i का वैल्यू कितना आ गया, MP अपॉन, अब CP, C से P तक का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। i का वैल्यू कितना आ गया, MP अपॉन R, ठीक है। अब जो है दूसरा इक्वेशन लिखता हूं मैं, दूसरा इक्वेशन कौन से ट्राइंगल में लिख रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल FMP डैश, तो वहां tan 2i लिखूंगा क्या, tan 2i कितना होगा, देखो MP डैश अपॉन FP डैश, अगेन मैं PP लिख दूंगा, क्यों लिखा PP, क्योंकि P डैश और P ऑलमोस्ट पास पास होंगे पैरेक्सल में। i अगर स्मॉल है तो 2i भी स्मॉल होगा क्या, अगर 2i वेरी स्मॉल है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2i इक्वल टू MP अपॉन ये FP, F से P तक का डिस्टेंस को अपन ने क्या बोला था, फोकल लेंथ, ये दूसरी इक्वेशन आ गई क्या। अब ये i का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 2 या i की जगह लिख दिया मैंने MP अपॉन R इक्वल टू MP अपॉन F, MP से MP गायब हो गया, तो फॉर्मूला आ गया आपका क्या, F इक्वल टू R/2, ठीक है। फॉर्मूला याद रख लेना आपको, ये F इक्वल टू R/2, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है, प्रूव दैट F इक्वल टू R/2, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि आप ये प्रूव करके बता दो जो फोकल लेंथ होगी वो R/2 के बराबर होगी, तो फोकल लेंथ जो है वो R/2 के बराबर होगी, अपन ने डेराइव कर लिया है, पर मैंने ये डेरिवेशन कौन से मिरर के लिए किया है, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी स्पेसिफाई किया जा सकता है, डेराइव फोकल लेंथ, डेराइव F इक्वल टू R/2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कौन से मिरर के लिए डेराइव किया मैंने, ये तो हुआ अपना कौन सा मिरर, बोलो जल्दी, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहां लिख भी देता हूं, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर में डेराइव करना होता तो देखो क्या होता है, मैं डायग्राम बनाता हूं यहीं पे, अच्छा यार ये कॉन्वेक्स मिरर, इनर सरफेस को मैंने पेंट कर दिया तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अगेन इस पॉइंट को अपन क्या नाम देते हैं, P, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ गई, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा क्या, तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, ये डैश डैश लाइन करके मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। ये डैश डैश लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तो हो गया अपने पास क्या, नॉर्मल, ठीक है। डैश डैश लाइन ड्रॉ करने पे ये नॉर्मल आ गई, ब्लैक वाली डैश डैश लाइन। अब यहाँ से रे जो है यहाँ से मुड़ के इधर चली जाएगी, मतलब ये कट करती हुई यहाँ से आती हुई लगेगी, इसी पॉइंट को F बोल दिया जाता है, ठीक है, F बोल दिया इसको। अब इस पॉइंट को क्या नाम दे दूं मैं, M, जिस पे इंटरसेक्शन हुआ। अब अगेन यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, और इस परपेंडिकुलर का नाम हो गया P डैश, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल I है, और ये वाला एंगल भी I है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है ये I हो गया क्या, और ये वाला एंगल कितना हो गया, 2I। देखो ध्यान से, ज्योमेट्री जो है, ये ब्लैक वाली लाइन नॉर्मल है क्या, ब्लैक वाली लाइन जो है ये नॉर्मल जो है ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हो आप, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इंसिडेंट रे को कट कर रही है, तो ये 2I है, तो ये भी 2I होगा। अब देखो ओनली डेरिवेशन में कुछ नहीं बदला, ये रे डायग्राम में बदला है, बाकी पूरी कहानी वही है। देखो CMP डैश, C, ये जो पॉइंट है ये C आ गया क्या, CMP डैश, उसमें tan i कितना हो जाएगा, MP डैश अपॉन CP डैश, ठीक है, CP डैश। वापस P डैश को P लिख दिया, तो tan i को I लिख दिया, बाकी कहानी तो वही है, I को स्मॉल था तो ऐसा मान लिया। ऐसे ही FMP डैश, FMP डैश, tan 2i कितना हो जाएगा, MP डैश अपॉन FP डैश। P डैश टू P क्यों लिख रहा हूँ, पैरेक्सल रे के कारण, ठीक है ना, ये रे जो है
बहुत क्लोज आ रही होगी ना इसके, जितनी क्लोज ये रे आएगी उतना क्लोज पी डैश पी के चला जाएगा। 2i वेरी स्मॉल है तो 2i को क्या लिख दिया mp अपॉन f। ये i का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख लिया मैंने, तो यहां से सोल्व कर लिया अपन ने f इक्वल टू r/2। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है डेरिवेशन, बाकी तो न्यूमेरिकल तो बड़ा इजी होगा। अब इससे इजी न्यूमेरिकल तो क्या ही आएगा, आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसा दे दिया जाए एक स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे दिया 30 सेंटीमीटर और f पूछ लिया, f कितना होगा, इतना इजी कोई नहीं पूछेगा, इवन बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा। आप क्या कर लोगे r/2 तो 30/2 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। बहुत इजी बनता है न्यूमेरिकल, इसलिए इससे न्यूमेरिकल नहीं बनाता है। न्यूमेरिकल ऐसा एज इट इज न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको फोकल लेंथ कभी नहीं दिया जाता है, फोकल लेंथ नहीं दिया होगा हर बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा और आपको कुछ भी नहीं करना, मिरर का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना बहुत इजी है, सबसे आसान है, r/2 कर दो बस, जो भी रेडियस है r/2 कर दो। पर अगेन ये फॉर्मूला तब ही वैलिड है जब पैरेक्सियल रे है, तो लिख लेना इस पे, यहाँ पे स्टार मार्क तो कर ही लेना, पर लिख लेना फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली, ठीक है। पैरेक्सियल रेज नहीं होगी तो पैरेक्सियल रे अगर नहीं होगी तो फोकस ही नहीं होगा, फिर तो फोकस की जब डेफिनेशन लिखी है अपन ने तो वहां पैरेक्सियल वर्ड यूज किया था क्या अपन ने, ठीक है, फिर तो जो है फोकस का डेफिनेशन ही नहीं बनेगा। तो एफ का कहां से लेंथ जरूर कैलकुलेट की जा सकती है ज्योमेट्री लगा के, लेंथ मींस फोकस का पोल से डिस्टेंस, ज्योमेट्री लगा के कैलकुलेशन कुछ ज्योमेट्री लगा के की जा सकती है, ठीक है। रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखो रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। अच्छा यहाँ इंसिडेंट रेज जितनी भी होगी सब अपन ने पैरेक्सियल कंसीडर कर लेनी, तो पैरेक्सियल का जो कॉन्सेप्ट है वो सब रे डायग्राम में यूज करना है अपने को, ठीक है। वैसे तो रे डायग्राम अपने एनसीईआरटी में नहीं है, 12th का जो एनसीईआरटी उसमें नहीं है। एनसीईआरटी मान की चलती कि आपने जो है 10th के एनसीईआरटी में थे, ये मींस 10th में जो साइंस का बुक था आपका उसमें रे डायग्राम आपने बनाए भी होंगे, तो एनसीईआरटी मान के चलती कि आपको 10th में जो पढ़ाया था वो अभी भी आता होगा, पर हकीकत क्या है ये तो आप लोगों को भी बताएं, ठीक है। इसलिए आपको सीखने होंगे और साथ में इसको सीखना इसलिए भी जरूरी है, भले ही ये बोर्ड में ना है पर जो न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल में आपको रे डायग्राम से एक आइडिया लग जाता है कि इमेज कहाँ पे बन रही है कहाँ नहीं बन रही है। आपने 10th में पढ़ा होगा एनलार्ज इमेज, डिमिनिश इमेज या इमेज का पोजीशन क्या है, वो सारी चीजें जो है आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ क्या बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये मान लो मैंने मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बना रहे हैं पहले, तो मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया। इस कॉनकेव मिरर में यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन पोल। अब अगर कोई भी रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, अब ये रे मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सी, पैरेक्सियल, तो टकराने के बाद कहाँ से पास हो रही होगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास हो रही। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एफ है और यहाँ से यहाँ भी एफ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ रेडियस है ना उसका आधा है ना, एफ ये होगा तो एफ ये होगा। मैंने आपको क्या बताया, आपने एक फॉर्मूला डेराइव किया गया एफ इक्वल टू r/2, तो r इक्वल टू कितना आ गया 2f, मतलब यहाँ से यहाँ f और यहाँ से यहाँ f, ठीक है। एक डायग्राम तो ये आपको याद रखना है, दूसरा डायग्राम कौन सा याद रखना है साथ में, एक डायग्राम ये, इसका रिवर्स पैटर्न, इसका रिवर्स पैटर्न यहाँ नीचे बना देता हूँ। देखो इसका रिवर्स पैटर्न क्या है, अगर मान लो ये फोकस है, कोई भी रे है, अगर मान लो कोई रे फोकस से आ रही है, कोई रे फोकस से आ रही है, तो टकराने के बाद ये पॉइंट अगर F है, ठीक है, ये पॉइंट पोल है, तो ये रे जो है टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये रे जो है टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसका रिवर्स भी बना सकता हूँ, ये जो रे है ना ऐसा इंसिडेंट ना जाके, अगर इधर से इंसिडेंट होती, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो अगर ये रे इधर से इंसिडेंट होती यहाँ से तो टकरा के इधर चली जाती, ठीक है। तो ये दो तो सेम ही डायग्राम ऑलमोस्ट। पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में। एक और डायग्राम क्या है, देखो अगर मान लो ये रे आ गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, यहाँ कहीं फोकस रहा होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कोई रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस है, क्या नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब ये जो इंसिडेंट रे आई है ना वापस रिट्रेस हो जाएगी। रिट्रेस क्यों गई, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है, क्या इसको क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल से पास हुई ना तो वापस ये रिट्रेस कर जाएगी, तो रिट्रेस भी लिख देता हूँ, क्लियर है। तो आपको ये तीन डायग्राम याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
एक डायग्राम नेक्स्ट वाला कौन सा याद रखना है, देखो ये सारे डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब अपन रे डायग्राम बनाएंगे ना इसके लिए, तो ये सारे रेस इंपॉर्टेंट रेस है जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगले रे डायग्राम में क्या है, अगर मान लो कोई इंसिडेंट है ऐसी है जो फोकस पे आके टकरा रही है, तो फोकस से टकराने के बाद ये रे ऐसे चली जाएगी, जितने एंगल पे आएगी ना, जितने एंगल पे यहाँ आ रही है उतने ही सेम एंगल पे चली जाएगी, क्योंकि जब पोल पे आके टकराती है ना, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही किसका काम करेगा, इस सिचुएशन में प्रिंसिपल एक्सिस जो क्या बन जाएगा, यहाँ इस सिचुएशन में ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यही क्या बन जाता है, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल बन गया और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई एंगल और आई एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखो अब रे डायग्राम में क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन लेते हैं और इमेज ट्रेस करते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। अब इमेज ट्रेस करने के लिए क्या करना होगा, देखो आप दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होगी, दो इंसिडेंट रे और दो रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन अगर याद करो, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। ठीक है, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। और इमेज क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, वो इमेज हो गया। तो आपको क्या करना होगा, इंटरसेक्शन निकालना है तो दो लाइन चाहिए, तो कोई भी दो लाइन चूज करो आप, दो लाइन ऐसी हो, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर जाए। वो अब दो लाइन कैसी चूज करनी, जो मैंने पिछली 4 लाइन बताई थी, 4 डायग्राम बनाए थे, उन चारों डायग्राम में से कोई भी 2 डायग्राम यूज करने हैं जो इजी हो, ठीक है ना, जिससे आप इजीली सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो पहला टेस्ट समझ लेते हैं जरा। ये मैंने मिरर बना दिए, कौन क्यों मिरर आ गया अपने पास, यहां पे मैंने ये बना दिया पोल। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट पे। अगर मान लो इनफाइनाइट कहां होगा, यहाँ कहीं एफ होगा फोकस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये डैश डैश डैश, और यहाँ इनफाइनाइट पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे अपन ने सन वाली इमेज बनाई थी क्या, सन का जो इमेज बना था वो कहाँ जाके बना था, फोकल प्लेन में बना था क्या। तो इसी टाइप से अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, मान लो ये रे पैरेलल आ गई, ठीक है, एक रे पैरेलल इधर भी बना दी मैंने, और ये सारी पैरेलल रे कहाँ चली जाएगी, फोकस से। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे। अब ये दोनों रे रियल में कट कर रही है क्या, तो इमेज का नाम हो जाएगा रियल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इमेज का बनी, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। पहला तो फोकस बन गई इमेज, एंड साथ में ये क्या है, रियल भी इमेज है, रियल इमेज बन गई है। ठीक है, साथ में ये अब सेकंड केस पढ़ते हैं। अभी एक और टर्म है वो भी बताऊंगा कैसे इमेज है। सेकंड केस में क्या होगा, देखो अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, देखो सेकंड ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी वाला पॉइंट कौन सा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ये वाला पॉइंट ये इनफाइनाइट वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ डैश डैश लगा के अपन ने इनफाइनाइट मान लिया। अब यहाँ पे मिरर बना लिया, कौन सा मिरर आ गया अपने पास, कॉनकेव मिरर। मैंने यहाँ पे बना लिया कहीं फोकस, यहाँ बना लिया कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं जरा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज चला दो, अब कोई भी 2 रे चला दो। अब मैं 2 रे चलाऊंगा स्टॉप वाले पॉइंट से, यहाँ से एक रे तो मैंने चला ली, पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस की। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहाँ से चली जाती है, फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, ये रे चली गई। अब दूसरी रे कौन सी बना सकते हो आप, जो आपको इच्छा, जो आपकी मर्जी वो वाली रे बनाओ, पर इजी हो। मैं देखने में इजी बनाऊंगा, आप कोई भी बना के देख लो, आंसर वही आएगा। मैं ऐसी रे बनाऊंगा, देखो ये रे यहाँ से गई, ठीक है, ये रे चली गई यहाँ पे। अब ये सी से पास हो रही है, इसका मतलब ये टकरा के रिटर्न वापस ही आएगी, मतलब ये इस पॉइंट पे इमेज बन गई क्या। इंसिडेंट रे तो एक रे चली गई और एक ये रे चली गई, रिफ्लेक्टेड ये आ गई और ये आ गई, मतलब इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे बन गई इमेज। अब इमेज देखने में आपको पता लग रहा है कैसी है ये, ठीक है। इमेज के बारे में बताओ, पहले तो इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन, इमेज का पोजीशन देखो तो कहाँ किस किस के बीच में आ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो इमेज बनी है, ये इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज जो बन रही है कहाँ बन रही है, इमेज जो बनी है बिटवीन सी एंड, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और साथ में रियल इमेज है, इमेज रियल भी आ गई,
साथ में इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड आ गई, इन्वर्टेड इमेज, और साथ में डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, डिमिनिश्ड इमेज। अगर पिछले वाले में मैंने क्या क्या लिख दिया था, फोकस पे बन गई, ये वाला पहला पॉइंट हो गया, रियल होगी, अब वह इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। यहां भी क्या होगी, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड क्यों, देखो अपन ने वो जो पहले वो वाला ये वाला यहां से इस वाले रे डायग्राम से तो समझ में नहीं आया, पर जो अपन ने बनाया था ना इमेज ऑफ सन इन मिरर, इस वाले मिरर में अपन ने सन का इमेज बना के देखा था, तो वहां देखना उल्टी इमेज बनी थी, ऊपर टॉप वाला पॉइंट बॉटम में बना था, और डिमिनिश्ड बनी थी, छोटी इमेज थी वो। ठीक है, तो दो केस यहाँ पे अपने एक्सप्लेन हो गए। थर्ड केस समझता हूँ जरा, क्या है देखो, थर्ड वाले पॉइंट में क्या है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे रख दूं, ऑब्जेक्ट एट सी, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये मैंने यहाँ मिरर बना दिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट को पोल नाम दे देते हैं, यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज ट्रेस करना है, तो पहले रे तो मैंने चला दिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अभी पैरेलल रे जाने, पैरेलल रे इस टाइप से आ गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल आती है तो फोकस से चली जाती है। अब दूसरी रे में क्या कर रहा हूँ, फोकस से पास करा रहा हूँ, मुझे पता है कोई भी रे अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ आके कट कर रही है, यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये जो इमेज होगी, ये इमेज वैसे सी पे ही बननी चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज भी यही होगी, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज जो है यहीं पे बना देता हूं मैं, ये इमेज आ गई है, क्लियर है, ये इमेज आ गई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप सही से बनाओगे ना पूरी ज्योमेट्री लगा के, तो ये एज इट इज उसी पॉइंट पे बनेगी जहां पे ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जो है इमेज भी बनेगी, ये ऑब्जेक्ट और इमेज वाला पॉइंट भी वही होगा जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो मैंने तो ऐसा एडजस्टमेंट लगा लिया, आप सही से ड्रॉ करके देखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा था, सी, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन देख लेते हैं, इमेज के बारे में लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ बनेगी, इमेज एट सी पहला पॉइंट, दूसरा रियल इमेज बनेगी, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, एंड लास्ट पॉइंट इक्वल साइज की होगी, ना बड़ी ना छोटी, इक्वल साइज, मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है ना वही इमेज का भी है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकस, सी और एफ के बीच में जो है ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कैसी बनेगी। अब वीडियो पॉज करो, खुद बना के देखो, ठीक है, मैं कंटिन्यू में बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट आ गया पी, यहाँ फोकस मान लिया मैंने कहीं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट से एक तो रे चला दी मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी, फोकस से पास करेगी क्या, और कोई रे जो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करने वाली रे जो है वो किधर चली जाएगी, फोकस से अगर पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होके कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज के बारे में क्या क्या लिख लूंगा, देखो ये जो इमेज बनी है ये किस टाइप की है, ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट था, इमेज के बारे में लिख लेते हैं क्या क्या, इमेज कहाँ बनी, इमेज जो बनी बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, सी और इनफाइनाइट के बीच में, यहाँ भी इनफाइनाइट होगा। दूसरा रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट एनलार्ज, बड़ी इमेज बनी है इस केस में, ठीक है, इमेज को क्या लिखूंगा, एनलार्ज इमेज, क्लियर है। तो आपने भी बना के देखना जरा, इसी टाइप की इमेज बनी है क्या आपकी, अगर ऐसी इमेज बनी है तो ठीक है, वरना करेक्ट कर लो उसको।
केस समझते हैं जरा क्या है। ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ मतलब फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो देखो इमेज कैसे बनानी है आपको। ये मैंने कॉन्केव मिरर बना लिया, यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट बना लिया, ये फोकस पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये पैरेलल रे आ गई, पैरेलल रे तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, ठीक है। पैरेलल रे फोकस से आ गई। दूसरी ये रे आ गई, वॉल पे जा रही, वॉल पे टकराने के बाद ये रे भी ऐसे आ जाएगी। मतलब अब ये जो रे है ना, दोनों रे ये वॉल पे टकरा के ऐसे आ गई, ये ऑब्जेक्ट था, अब ये दोनों रे पैरेलल हो गई, ये जाके मिलेगी कहाँ, इनफाइनाइट में। अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे वो सन वाला केस था ना, उसका रिवर्स हो गया। सन का इमेज फोकल प्लेन में बना था क्या, ऑब्जेक्ट फोकल प्लेन में, तो इमेज का बनेगी सन में, तो इमेज का बनेगी सन पे मतलब इनफाइनाइट पे। तो मैं पहला पॉइंट तो लिख देता हूँ क्या, इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, ठीक है। इनफाइनाइट पे आ गई, इन्वर्टेड इमेज आ गई है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। एनलार्ज इमेज आ गई है, बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज आ गई, ठीक है। अब ये दोनों कट करेंगे इनफाइनाइट पे। वैसे तो ये पैरेलल है, कट नहीं करने वाले, फिर भी मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या, जैसे सन का इमेज पे माना था अपन ने, सन में जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, तो अपन अगर लिखना ही है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रियल इमेज बनेगी। ये क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है ना। रियल इमेज मतलब इस फोकस के जस्ट इधर होगा ना, फोकस के जस्ट इधर, तो ये इमेज रियल होगी। फोकस के जस्ट उधर होगा तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी वो। देखो अगला केस में समझ आएगा वर्चुअल इमेज कैसे। ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पी क्या है, पोल। तो देखो क्या हो गया, यहां बनाते हैं। अब इमेज जो है किस टाइप से बनेगी, देखो यहाँ पे मैंने फोकस बना लिया है, ये पोल बना लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करके देखते हैं। पहली लाइन तो आपने क्या किया, पैरेलल रे चला दी, पैरेलल तो फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब दूसरी रे जो है यहाँ पोल्स पे आएगी, पोल पे आने वाली रे इधर चली जाएगी। अब ये दोनों रे नहीं मिलने वाली कभी भी, ठीक है। तो ये रे नहीं मिलेगी तो यहाँ पे पीछे बढ़ाने पे मिलेगी, तो यहाँ पे इमेज बन गई है, ये इमेज हो गई। अब ये इमेज कौन सी होगी, पहले तो इमेज का पोजीशन क्या होगी, इमेज का बनेगी, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कॉन्केव मिरर है तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड की जगह क्या आ जाएगा, इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज आ गई। एनलार्ज तो हो ही गया, एनलार्ज इमेज हो गया। और साथ में जो है ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज रियल इमेज का मैंने लेक्चर 1 में क्लियर किया था आपको। देखो वापस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से रे जा रही है और ये रे जा रही है, दोनों इधर जाने पे स्पेस बढ़ता जा रहा है, तो इधर तो नहीं मिलेगी, एक्चुअल रे तो नहीं मिलने वाली। इनका पीछे एक्सटेंशन मिलेगा क्या, तो इसको वर्चुअल इमेज बोल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में इस टाइप का आता है। पहले तो ये मिरर किस जगह पे काम आता है, देखो ये वाली पोजीशन, ये वाला जो है, इसमें मेरे को क्या करना है, एनलार्ज इमेज बने। एनलार्ज इमेज मतलब बड़ी इमेज बने, मतलब जहां मुझे बड़ी इमेज बनानी हो और सीधी इमेज बनानी हो। एक तो सीधी इमेज बने और बड़ी इमेज बने, तो ये वाला केस यूज करना है। बड़ी इमेज तो एक इसमें भी बन रही थी, इसके पहले वाले केस में, पर वहां क्या था, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। मान लो मुझे फेस, मेरा फेस देखना और बड़ा देखना है। मान लो प्लेन मिरर में तो क्या होगा, इक्वल साइज का फेस दिखेगा। मुझे क्या करना है, मेरा फेस को बड़ा करके देखना है और सीधा भी देखना है, ठीक है। उल्टा देख के क्या करूंगा, जैसे ये वाला जो मिरर, ये वाला पोजीशन ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। क्या वहां पे क्या करना होता है, पास में फेस पास रखना, फेस जो है मिरर के पास रख के बड़ा बड़ा देखना होता है, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर में ये यूज होता है। दूसरा, इसको यूज किया जा सकता है शेविंग वगैरह करने में भी, शेविंग करने में भी यूज कर ले सकते हैं, अगर फेस को आपको स्लाइटली बड़ा करके देखना है तो। प्लेन मिरर में क्या होता है, इक्वल साइज का दिखेगा, तो इस वाले सिचुएशन में बड़ा तो दिखेगा, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो बड़ी साइज की इमेज दिखेगी। अगर ये वाली इसके पीछे वाले साइड में होगा, इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। ये होटल वगैरह में लगा होता है, होटल में आपने देखा हो कभी, तो ऐसा मिरर लगा होता है। इसको बहुत सारे म्यूजियम में भी रखा होता है, मैजिक मिरर। जैसे जैसे आप पास देते जाओगे इमेज को, पहले दूर रहोगे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी आपकी, पास आओगे तो इमेज जो है जैसे जैसे पास आओगे तो ये सिचुएशन आती है, इमेज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। पहले इमेज उल्टी होगी, पहले सबसे दूर रहोगे तो इमेज बहुत छोटी रहेगी, जैसे जैसे पास आओगे इमेज बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जब आप इस फोकस को क्रॉस कर जाओगे तो आपकी इमेज जो है इरेक्ट हो जाएगी, पहले इमेज इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। तो ये अपना कॉनकेव मिरर के सारे केस क्लियर हो गए। देखो तो पूरा इसको नोट लगा के मैं समराइज करता हूँ।
अपन ने जो कॉनकेव मिरर में है इमेज किस किस टाइप से बनाई, क्या क्या पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। मैं ये बना देता हूँ, जैसे मैंने बना दिया है क्या, ये कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर आ गया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक। या इनफाइनाइट, यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ ले लेता हूँ इनफाइनाइट थोड़ा दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ठीक है। अब देखो मैं पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किधर किधर भाग रहा है। अगर मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इस रीजन में जो है ऑब्जेक्ट कहाँ से चलना शुरू किया, अपन ने इमेज यहाँ से बनाना शुरू किया, तो पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे लिया था, फिर उसको कहाँ लाए थे इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर कहाँ लेके आ गए उसको सी तक। तो जब तक ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट से सी तक भागता है, ये रियल ऑब्जेक्ट आ गया क्या, रियल ऑब्जेक्ट 1 मतलब यहाँ से यहाँ तक के रीजन को मैंने रीजन नंबर 1 नाम दे दिया। तो ये जब रीजन 1 था, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे बनी क्या, और पहले इनफाइनाइट पे था तो इमेज एफ पे थी, ठीक है। इमेज कहाँ से कहाँ तक भाग गई, देखो इमेज जो है, इमेज को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ क्या, तो ब्लैक कलर से इमेज यहाँ से यहाँ आ गई है। जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज एफ पे, सी पे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज सी पे आ गई। तो ये आर आई का मतलब क्या, रियल इमेज रीजन 1, ठीक है। फर्स्ट रीजन की जो है ये रियल इमेज आ गई, इसको 1 ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट रीजन 1 इस रीजन। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी तक भागता हुआ है, तो इमेज कहां से कहां तक भागी, एफ से सी तक। मतलब कौन तेज चल रहा है, ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है। जितनी देर में ये यहां से आया उतनी देर में ये यहां से यहाँ पहुंचेगा। दूसरा रीजन, अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ, ये वाला रीजन यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ पे आगे बढ़ा मैं, यहाँ से मैं दूसरे वाला केस, अगर यहाँ रीजन नंबर 2, अगेन इसमें रियल ऑब्जेक्ट है रीजन नंबर 2, तो ये सी पे था, तो जैसे जैसे इधर जा रहा है तो इमेज अब यहाँ भाग रही है, अगेन रिवर्स है, इमेज इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे जो है इसको नीचे बनाया मैंने रियल इमेज नंबर 2, ठीक है। जब सी पे था तो इमेज सी पे बन गई, सी से एफ पे जाएगा, जैसे जैसे एफ पे जाएगा इमेज कहाँ पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पे। अब एफ इधर जा रहा है, जैसे ये रीजन नंबर 3 यहाँ से यहाँ जाता है ना ऑब्जेक्ट, तो ये रीजन रियल इमेज थर्ड रीजन। जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ को क्रॉस करता है, एफ को क्रॉस करते ही यहां पहुंच जाएगा और इमेज भी ऊपर आ जाएगी, अब यहां से यहां तक, ठीक है। ये इमेज जो बन गई, ऊपर बनाई, ऊपर क्यों बनाया, इस सिचुएशन में ये इमेज जो है वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो है वर्चुअल इमेज बनी है VOBI, वर्चुअल इमेज नंबर 3। यहाँ ऑब्जेक्ट लिखता हूँ RO का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट में 1 रीजन, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज है और वो ऊपर बन गई। जिस इंस्टेंट पे ये यहाँ था ना, तो जैसे ये यहाँ था इमेज यहाँ बनी थी, ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ का यहाँ क्यों बनाया, यहाँ का यहाँ क्यों बनाया, ठीक है। वो अपन अभी आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक मिरर फॉर्मूला, उससे थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखो, ये तो समझ आ ही गया होगा आपको 1 2 वाले, तो इसका याद रखो, जैसे यहाँ से इधर बढ़ता है तो इमेज इधर से भागती हुई आती है। तो ये तो हो गया अपने पास कौन से मिरर के केस में हो गया, ये मिरर तो हो गया अपने पास कौन सा, कॉनकेव मिरर। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर समझ लेते हैं जरा क्या है, लेते हैं जरा रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी अपन क्या मान लेंगे, सारी इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेक्शियल रे से। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूँ। पहला तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया इस टाइप से, ये बना दिया यहाँ पे पोल, इसमें सेंटर यहाँ होगा, स्फीयर का सेंटर यहाँ होगा क्या, फोकस यहाँ भी होगा, ठीक है। पहली रे तो कौन सी बना रहा हूँ, देखो पहले इंसिडेंट रे, अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। अब ये टकरा के इधर तो नहीं जा सकती, इधर जाएगी, तो ये रे इधर चली गई है यहाँ पे, और ये कहाँ से आती हुई लगेगी, फोकस से। ये डायग्राम आप याद करो, जब फोकस को डिफाइन किया था ना अपन ने, तो वहां पे बनाया था। इसको अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाऊं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाऊं, तो क्या होगा, देखो ये पोल आ गया, ये फोकस आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर मान लो कोई इंसिडेंट रे ऐसी आ गई जो यहाँ से टकराने के बाद ऐसा लगे कि ये मिरर नहीं होता तो ये फोकस इस पॉइंट पे आती, तो ये रे जो है मीन्स ये फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये रे टकराने के बाद इस टाइप से चली जाएगी, ठीक है। 2 रे तो ये याद रख लेंगे, जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर में 4 डायग्राम याद रखे थे ना, उसी टाइप से आपको कॉन्वेक्स में भी 4 डायग्राम याद रख लेना है। फिर वही 4 डायग्राम यूज करके रे डायग्राम बना लेने मुझे। यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ फोकस आ गया F,
यहाँ एफ आ गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। मान लो कोई रे है, ये रे इंसिडेंट रे, और ये रे जो यहाँ से आगे बढ़ाने पे ऐसा लग रहा है कि सी से पास हो रही, तो ये जो इंसिडेंट रे आई है ना सी से एक्सटेंशन पे जा रही है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, मतलब यार रिट्रेस करेगी। ये हो गया क्या नॉर्मल इंसिडेंस, तो यहाँ पे रे क्या करेगी रिट्रेस करेगी, ठीक है। और लास्ट वाला डायग्राम, पोल पे अगर इंसिडेंट हो जाए, पोल पे अगर इंसिडेंट हो जाए तो आपको मिरर फॉर्मूला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लेने। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो ये पॉइंट पी आ गया, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पॉइंट बना दिया। अगर कोई रे ऐसे आ रही हो, ऐसे रे आ गई है, तो ये यहाँ से टकराने के बाद एज इट इज ऐसे चली जाएगी, जितने एंगल पे आई थी आई पे, उतने ही एंगल पे आई पे चली जाएगी, आई इक्वल टू आर। तो ये 4 डायग्राम याद रखने आपको, और इनके बेसिस पे अपन रे डायग्राम बनाते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं जरा, फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कैसी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल रेज आ गई, ठीक है। ये पैरेलल रेज क्या होगी टकराने के बाद, यहाँ भी अगर एफ है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऐसा लगेगा ये टकराने के बाद जो है फोकस से जा रही है, टकराने के बाद जो है फोकस से जा रही है, इस टाइप से जाएगी ये, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इमेज एट फोकस, पॉइंट इमेज होगी, ठीक है। ये तो ऐसे ये सिचुएशन आ गई। इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। डाइवर्जिंग मिरर क्यों, ये इंसिडेंट रे को डाइवर्ज कर रहा है क्या, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, इसको एक नाम और दे सकता हूं मैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को क्या कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है क्या, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर बोल दिया। और कॉनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो रेस को क्या करता है कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, इसमें क्या है दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट को पोजीशन कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, कुछ भी पोजीशन हो जाए इनफाइनाइट के अलावा, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी देख लेते हैं जरा। यहाँ रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पहली रे बना लेता हूँ, ये रे पैरेलल आ गई, पैरेलल रे जो है टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, पैरेलल रे आ गई है, पैरेलल रे जो है टकराने के बाद जो है यहाँ से ये ऐसे फोकस से जाती हुई लगेगी, ये इस टाइप से चली जाएगी। दूसरी मैंने रे ये बना ली है, पोल से पास होगी, ये जो पोल से जो रे पोल से पास होती है, पोल से जाने के बाद किधर चली जाएगी, यहाँ से टकरा के इधर आ गई था। अब ये एक रे तो रिफ्लेक्टेड ये है और एक ये रे है रिफ्लेक्टेड, ये दोनों कहीं कट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना, अगेन बिहाइंड द मिरर बनेगी। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, यहाँ से डैश डैश करा दी मैंने, और यहाँ पे ये इस टाइप से इमेज बन गई है। और इमेज कैसी बनी देखो, इमेज का पोजीशन क्या होगी, इमेज जो बनी है एट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। मिरर के पीछे बनेगी, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स लिख सकते हो। साइज में देखा जाए तो डिमिनिश्ड इमेज है, मतलब छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज। और तो क्या देखोगे, इरेक्ट है और वर्चुअल भी है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने इमेज बना ली। इस सिचुएशन का यूज किया जाता है कहाँ पे, जैसे मैंने उस सिचुएशन में बताया था ना, एनलार्ज इमेज ब्यूटी पार्लर में या फिर शेविंग के लिए, ये यूज किया जाता है साइड ग्लास ऑफ कार, ट्रक, जो भी लिखना है, बाइसिकल लिख लो। देखो क्या होता है, साइड ग्लास का फंक्शनिंग कैसे होता है, जिसे ट्रक है, ट्रक का जो साइड ग्लास है, ठीक है, ट्रक के साइड ग्लास में इमेज बनानी है मुझे। पीछे से कोई ट्रक आ रहा होगा तो उस ट्रक की छोटी इमेज बनेगी जब भी तो मिरर में दिखेगी, ठीक है। बड़ी इमेज बन जाएगी तो मिरर में दिख पाएगी। तो ये जो है ये वाला सिचुएशन, ऑब्जेक्ट कहीं ट्रक का कितना भी दूरी हो, पीछे वाला जो ट्रक है, जैसे आगे कार है और पीछे ट्रक है, तो कार के जो शीशा है, कार का जो शीशा लगा है वो है अपना कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स क्यों, ताकि जो पीछे ट्रक आ रहा है ना, उसकी उस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बने और वो ड्राइवर को इजीली देख पाए, ठीक है। और सीधी भी बननी चाहिए, इन्वर्टेड बनी है ना
तो बेचारा ड्राइवर डर जाएगा कार वाला कि पीछे से तो उल्टा ट्रक आ रहा है, भूत तो नहीं आ गया उसमें कहीं। ठीक है, इसलिए अपने को क्या चाहिए, सीधी इमेज भी बननी चाहिए। इसलिए ये कौन सा मिरर लगा दिया, कॉन्वेक्स। कॉनकेव छोटी इमेज तो कॉनकेव में भी बन रही थी, पर उसमें क्या थी, वो उल्टी इमेज थी, इन्वर्टेड थी, इसलिए कॉनकेव नहीं लगाएंगे। और कॉनकेव में तो क्या होगा, अगर मान लो बाई चांस मैंने किसी कार में कॉनकेव मिरर लगा दिया तो पीछे से कोई ट्रक आ रहा है तो ट्रक का क्या होगा, पहले तो ट्रक छोटा छोटा दिखाई देगा, ठीक है, फिर जैसे जैसे आएगा और बड़ा बड़ा दिखाई देगा। पहले उल्टा भी होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, जैसे जैसे पास आएगा उल्टा होता है और बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता, और एक टाइम होगा अचानक से सीधा हो जाएगा और फिर बड़ा होता जाएगा। ऐसे तो कार ड्राइवर डर जाएगा बेचारा, भूत आ गया पीछे तो। ठीक है, तो अपना जो है मिरर में क्या लगा, जो साइड ग्लास लगा होता है वो कौन सा होता है, ये वाला मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वो ये इस टाइप की क्वेश्चन 10th बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि साइड ग्लास जो है कार में कौन सा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ने रे डायग्राम बना ली। वो जो नोट लगा के लिखा था ना मैंने कॉनकेव मिरर में, वैसा कॉन्वेक्स मिरर में नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ही पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो आप, हमेशा इमेज जो है वर्चुअल इमेज ही बन रही है। ठीक है, राइट साइड में इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो हमेशा राइट साइड में इमेज बनेगी। बाकी मिरर फॉर्मूला पढ़ लेंगे ना अपन अगले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, जो स्फेरिकल मिरर है उसका बेसिक्स पूरा क्लियर कर लिया। न्यूमेरिकल वाला पॉइंट आज कुछ भी नहीं आया, बस दो न्यूमेरिकल आए छोटे छोटे से, एक तो f इक्वल टू r/2 को डेराइव किया और एक और न्यूमेरिकल किया था उसको। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं, थैंक यू।